नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एसके यादव में। सबसे पहले दोस्तों आपको जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम इंग्लिश का सिलेबस अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना कंसेप्ट को कवर कर रहे थे और उसी में कुछ कंसेप्ट को ऐड करते हुए हम आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना देर करे हुए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सेकंड थिंग इज कि दोस्तों अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, वाकई में अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो ही आप वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। मेरा सीधा सिद्धांत है, मैं कोई प्रलोभन नहीं देता, मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके सामने लेकर आता हूं और आप इसको मेरे कहने से मत मानिए। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और मेरी वीडियो में जो देखिए आप क्या कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं तब कंपैरिजन कीजिए। आप मेरे प्रलोभन में मत आइए, मेरी बातों का विश्वास मत कीजिए दोस्तों। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। दोस्तों हमने कुछ प्रोनाउंस आपको पढ़ा दिए हैं और उनका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो एग्जाम में जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसी में कुछ और प्रोनाउंस जो हमारे रिमेनिंग हैं उनका हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो आपको नाम से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में आपसे नाम कभी नहीं पूछा जाएगा, उसके हमेशा एप्लीकेशन उसके यूज पूछे जाएंगे। आप नाम याद नहीं रख पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत रखिए, आपको जरूरत भी नहीं है। हमें केवल पढ़ना वही है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हैं। मैं एक वन बाय वन इनको अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम उनके एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हम डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कोई चीज रटनी नहीं है, ना रटाऊंगा मैं, बिना रटे ही आपको पूरी इंग्लिश सिखाऊंगा। वो कैसे, आप देखते रहिए। ईच दोस्तों, ईच वर्ड का जो प्रयोग होता है, ईच प्रोनाउन का प्रयोग होता है, वो आपका दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है। और ईच हमारा प्रोनाउन का काम भी करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। वो कैसे करता है अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब बताऊंगा, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। एवरी जो हमारा होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है और ये हमेशा दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। दो पर्सन हो या दो वस्तु हो, उनसे अधिक के लिए यूज किया जाता है। आइदर मतलब दो में से एक की बात की जा रही हो तब हम आइदर का यूज करते हैं, और दो में से एक भी नहीं का सिलेक्शन हुआ हो, एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं का जब सेंस आ रहा हो वहां पर नाइदर का यूज होता है। अब देखिए यूज देखना सब मेन मेन चीज है अपना यूज कैसे होना है इनका, वो क्योंकि वो चीज हमसे एग्जाम में पूछी जाती है और हमें उसी को पढ़ना है दोस्तों। तो इनके एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एवरी ऑफ दीज टू बुक्स इज माइन। मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैंने अभी बताया था आपको एवरी, ईच कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, कौन सा एडवर्ब होता है और कहाँ पर यूज किए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी ऑफ दीज टू बुक्स इज माइन। यहाँ पर देखिए एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए यूज होता है। जहाँ दो से अधिक व्यक्ति या पर्सन की, व्यक्ति या थिंग की बात की जाए, व्यक्ति या वस्तु की बात की जाए, वहां पर हम एवरी का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो केवल दो ही बुक्स की बात हो रही है, यानी दो बुक्स की बात हो रही है तो किसका यूज करेंगे फिर हम दोस्तों, फिर किसका यूज करेंगे, ईच का। तो यही हमारे सेंटेंस में एरर है। एसएससी आप
से क्वेश्चन इसी तरीके फ्रेम करके पूछेगा। अब हमारा सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। ईच ऑफ दिस टू बुक्स इज माइन। ये माइन क्या है, इसको हम पढ़ा चुके हैं, आप देखिए, ठीक है, इसको हम पढ़ा चुके हैं आपको, माइन क्या है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देखिए, आई नो ईच एवरी, मतलब यहाँ पर ईच आना है या एवरी आना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एवरी हमारा एडजेक्टिव होता है, एवरी हमारा हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब देखिए आई नो, मैं जानता हूँ, मैं प्रत्येक को जानता हूँ, सेंस तो यही आ रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एवरी हमारा एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव तो हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि जो नो वर्ब है, नो वर्ब, इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट किस केस में होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, तो एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर एवरी तो हम यूज कर नहीं सकते, तो हमें एवरी का यहाँ पर इनकरेक्ट यूज है। हमें क्या करना है, आई नो ईच, मैं प्रत्येक को जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है जो वो सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल 2016 में। इसमें क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज यूज्ड। सामान्यतः कोकोनट ट्री का प्रत्येक पार्ट यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एवरी हमारा एडजेक्टिव होता है, और पार्ट क्या है, पार्ट एक नाउन है, पार्ट है ना किसी चीज का पार्ट, पार्ट यहाँ पर पार्ट ऑफ अ कोकोनट, तो एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई, नाउन की, नाउन या नाउन की तो विशेषता बताता है कोई एडजेक्टिव, तो मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज एकदम करेक्ट यूज है। अब यहाँ पर सेंटेंस में आपको क्या देता, प्रैक्टिकली ईच पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज यूज्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे एरर करा लेता और आप वहां पर कर भी बैठते। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की हैं, आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको फैक्ट्स पर ध्यान देना है। मैं आपको चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, किसी नाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, ईच तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि ईच हमारा क्या है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और ईच हमेशा कहाँ यूज होता है, दो या दो से अधिक के लिए। एवरी दो के लिए भी होता है, हो सकता है कोकोनट ट्री के दो ही पार्ट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईच का प्रयोग तो नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिए आप। क्यों नहीं कर सकते, ईच हमेशा दो या दो से, ईच हमेशा दो या दो से अधिक के लिए यूज होता है, और एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए यूज होता है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ईच एवरी नोज मी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है, एक सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वर्ब है हमारा नोज और ऑब्जेक्ट है मी, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है दोस्तों, तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव एवरी का जो यूज है वो गलत है। इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, केवल ईच नोज मी, ईच नोज मी। अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस में देखिए, नन ऑफ हिज पेरेंट्स अटेंड द पीटीएम, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो किसी भी पेरेंट्स से अटेंड नहीं किया। सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है किसी ने अटेंड नहीं किया। तो पेरेंट्स में दोस्तों दो ही चीज होती हैं, मदर और फादर, यानी दो ही पर्सन होते हैं। तो दो के लिए हमें यूज करना क्या था, नाइदर, और यहाँ पर यूज कर लिया गया नन। उसका मतलब ये जो प्रोनाउन यूज हुआ वो गलत यूज है। यहाँ पर क्या करना था हमें यूज, नाइदर, NITHER, neither of his parents attend the PTM। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ये सेंटेंस आपको मीनिंगफुली तो करेक्ट लग रहा हुआ, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वो क्यों है कि बोथ और बोथ को हम कभी नेगेटिवली यूज नहीं कर सकते, और हमें बात करनी है दोनों ही स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे, तो हम दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, फिर नाइदर यूज कर लेंगे, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स
neither of the students are present। हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया कि दोनों स्टूडेंट में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो इतना ध्यान रखिए, बोथ को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं कर सकते। अब हमारा आता नेक्स्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे ऑल, नन, बोथ, सम, फ्यू, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीबडी, समथिंग। इसमें देखिए कुछ भी डेफिनेट नहीं है। ऑल में सभी, कोई स्पेसिफाइड नहीं, सॉरी। नन मतलब कोई भी, कोई नहीं। बोथ मतलब दोनों। तो यहाँ पर क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने आप में डिफाइन नहीं होते हैं, उनमें कोई डेफिनेट नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा कैसे। मैं यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन जहाँ यूज किया था वहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही होती है, पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं हो रही होती, वो सबके लिए कॉमन होता है, इसलिए इसको हमने इंडेफिनिट बोल दिया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज देखेंगे दोस्तों कैसे होता है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको देखो ऐसे ही लिखा मिलेगा एग्जाम में। एवरीवन एवरीवन हैव गॉट देयर टिकट। तो एवरीवन हमारा जो है पर्सन के लिए जो होता है, मैंने लिखा भी है देखिए यहाँ पर। एवरीवन हमें पर्सन के लिए यूज करना होता है, और एवरी वन, देखिए एवरी वन बात एक ही है, एवरी वन। और यहाँ पर एवरी वन इंडिविजुअल थिंग्स की बात हो रही है तब। तो यहाँ पर पर्सन के लिए यूज हो रहा है एवरी वन। तो एवरी वन पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। एवरीवन हैज गॉट हिज टिकट, देयर तो प्लूरल फॉर्म होती है, हिज टिकट। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, एवरीवन ऑफ दीज बुक्स इज माइन। तो एवरीवन जो हमारा होता है पर्सन के लिए होता है, लेकिन जिस एवरीवन में स्पेस होता है, एवरी और वन, वो क्या थिंग्स के लिए होता है। तो हमारी बुक्स तो एक थिंग्स है, तो इसका मतलब ये वाला एवरीवन तो यहाँ पर गलत यूज है। इसको कैसे यूज करना है, हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है स्पेस, एवरी वन, एवरी अलग और वन अलग। एवरी वन ऑफ दीज बुक्स इज माइन। आई विजिट दिल्ली एवरी मंथ। मैंने फिर वही बताया था आपको, एवरी मंथ, एवरी मंथ नहीं होगा, ये होगा क्या आपका, एवरी मंथ जो होता है हमारा वो होता है एडवर्ब, और हमें एडवर्ब की जरूरत है। आई विजिट दिल्ली, मतलब विजिट जो वर्ब है उसके साथ हमें एडवर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर एवरी मंथ हमारा एडजेक्टिव है, इसको एवरी मंथ एडवर्ब कैसे बनाएंगे, इसको भी एवरी अलग और मंथ अलग। आई विजिट दिल्ली एवरी मंथ। ये चीजें सीखने की, समझने की, मैं ऐसे कंसेप्ट आपके सामने इसलिए लेकर आता हूँ कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, हाल के वर्षों में पूछे गए। आप यकीन रखिए, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखिए और ये कंसेप्ट को देखिए, वहां पर देखने को मिलेंगे आप। ऐसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने देखा है एवरी डे, एक एडवर्ब होता है डेली, एवरीडे का मतलब डेली। एवरी डे एक एडजेक्टिव होता है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्यतः, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। जैसे सेंटेंस में कैसे आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज एन एवरी डे एक्टिविटी फॉर मी। एवरीडे एक्टिविटी मतलब सामान्य एक्टिविटी है मेरे लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, हमें देखिए एवरीडे एक्टिविटी एक नाउन है, और नाउन है तो इसको कौन क्वालिफाई करेगा, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो यहाँ पर मैं एडवर्ब कैसे यूज कर सकता हूँ, तो हमें क्या है यहाँ पर एवरी डे ये वाला यूज करना है जिसमें स्पेस नहीं होता है, एवरीडे को एक साथ, एवरीडे एक्टिविटी फॉर मी। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आप देख पा रहे हो मैं रटाने की कोशिश कर ही नहीं रहा, मैं उन चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड पे वो कंसेप्ट अपने आप स्ट्राइक करे। क्योंकि मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, उस पर एग्जाम्पल बताता हूँ, उसको अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ। आगे देखिए फोर एवर और फोर एवर।
फॉर एवर मतलब एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है परमानेंट यानी हमेशा के लिए। फॉर एवर होता है एक एडवर्ब, ये हमारा क्या होता है दूसरा जिसमें स्पेस होता है फोर के बाद, वो होता है एडवर्ब होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, नोबडी लिव्स फॉर एवर, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कोई भी परमानेंट जीवित नहीं रहता है। तो हमें कौन सा यूज करना था, फॉर एवर एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये गलत यूज है। क्यों क्यों गलत यूज है दोस्तों, यहाँ पर जो लिव्स है वो वर्ब है, और वर्ब को कौन डिफाइन करता है, एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। और ये हमारा हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन की प्रॉपर्टी या उसकी विशेषता बताता है। यहाँ पर तो हमारा क्या है, एक एडवर्ब यूज होना है। तो एडवर्ब कौन सा यूज होता है, फोर कौन सा यूज होगा, जिसमें स्पेस हो, जिसमें क्या है स्पेस हो, फोर अलग एवर अलग। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, शायद ही कोई टीचर आपको बताएगा, लेकिन एग्जाम में ये कंसेप्ट बार बार पूछे जा रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, डायमंड्स आर फॉर एवर। अब देखिए आर क्या है, मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर, आर क्या है यहाँ पर, देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। अगर हेल्पिंग वर्ब होती यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर फिर मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब भी नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती। फिर आर क्या है, ये आप समझने के लिए हमारे लास्ट लेक्चर 2 पढ़ा हुआ है, लेक्चर 2 को जाकर देखिए, ये आर क्या है, वहां से आप समझ पाएंगे आर क्या है, वहीं से समझ पाएंगे यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज क्यों किया जा रहा है। तो मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज होगा। अब क्यों होगा ये आप लेक्चर 2 जाके देखिए, वहां पर आपको समझ में आएगा कि एडजेक्टिव का यूज क्यों हो रहा है, आर क्या है और आर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव का यूज क्यों हो रहा है। मैं अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया है लेक्चर 2। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से आप देख लीजिए, मैंने इसी पे इसलिए ज्यादा एग्जांपल भी दिए हैं क्योंकि मैं उनको और डेप्थ में और मोर एंड मोर एग्जांपल को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे कि कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो रिलेट करते हैं चीजों को, संबंधवाचक, जैसे हु, whom, ये सब क्या है अपने रिलेटिव प्रोनाउन। ये सब क्या है अपने रिलेटिव प्रोनाउन। विच, दैट, ये सब क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। बस अंतर क्या है, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे तब हु का प्रयोग करेंगे, जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो होम का प्रयोग करेंगे। ये हु और होम पर्सन के लिए यूज होंगे, और विच का प्रयोग थिंग्स के लिए होगा, दैट का प्रयोग थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए होगा। वो कैसे हुआ, मैं आता हूँ अभी आपके सामने एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, वी नो द मैन हु यू मेट देयर। आपको बस याद क्या रखना है, हु और हुम का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, विच का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है, और दैट का प्रयोग थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए होता है। बस आप कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, और मैं कुछ समझाने का मुझे मतलब है ही नहीं। अब देखिए मैं कैसे आपको समझाता हूँ कि आप भूलेंगे ही नहीं कंसेप्ट को कभी। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ, वी नो द मैन हु यू मेट देयर। अब देखिए हम उस आदमी को जानते हैं जिससे तुम वहां पर मिले थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। मैन जब एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब, नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो मैन यूज हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट, और हु किसके लिए यूज होता है, यहाँ पर मैन के लिए यूज हुआ है। हु जो है आपका मैन के लिए यूज हुआ है। तब तब ये तो जब मैन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ तो यहाँ पर भी इसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए, होम यू मेट देयर। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगर आप इस कंसेप्ट को भी नहीं समझ पाते तो दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन में एरर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे वी नो द मैनी, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट, वी सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया, मैन ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए दूसरे सेंटेंस में एक क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यू मैट देयर। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, मैट उसका वर्ब हो गया, देयर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यू मैट देयर। फिर यहाँ पर जो हु था, हु जो अपना सब्जेक्ट होता है,
वो फिर उसका सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ है फिर? इसका मतलब इसका यहाँ पर यूज गलत था, इसलिए मैंने इसको whom बना दिया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, वी नो द मैन, वी नो द मैन, ठीक है, वी हम उस आदमी को जानते हैं। whom you met, whom met you there, जिससे तुम मिले, तो मैट वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यू हो गया। फिर इस मैट वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? इसका मतलब इसका सब्जेक्ट जो है ये होना चाहिए, हु मैट यू देयर, हम उस आदमी को जानते हैं जिससे तुम मिले, जिससे तुम वहां पर मिले। ठीक है, ये अब अपना सेंटेंस करेक्ट हो गया। इस सारी चीजें ध्यान रखने की हैं। आप पहचानेंगे कैसे? बस ऐसे ही पहचानेंगे, मैं बता रहा हूँ कि आपको देखना क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर दो क्लॉज होते हैं, एक रिलेटिव क्लॉज जुड़ा होता है। अभी मैं रिलेटिव क्लॉज को डिफाइन करूंगा कैसे कैसे क्लॉज होते हैं। कमल इज द बॉय whom they think can solve this puzzle। एक कमल इज द बॉय, ठीक है, समझना की बात। दे थिंक, ठीक है, दे थिंक कैन सॉल्व दिस पजल। अब कैन सॉल्व, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए था हु, तो यहाँ पर हमने होम यूज कर लिया जो कि एकदम इनकरेक्ट यूज था। तो हमारा यहाँ पर हु करना था, हु कैन सॉल्व दिस पजल। तो ऐसे पहचानेंगे आप। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आपको देखने को ऐसे मिलेगा और आप एग्जाम में एरर ऐसे फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ सेंटेंस देखिए, मोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड इन हिज ऑफिस। मोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड इन हिज ऑफिस, ठीक है। फिर हु जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये फिर इसका कहाँ पर है? इसकी वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। इसको किस फॉर्म में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी होम। मोहन इज द बॉयज, मोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स whom the principal has called in his office। आप ये चीजें समझने की एग्जाम में आप ऐसे ही क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करेंगे। एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज कौन से होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं। रिलेटिव क्लॉज वही होते हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया हो। जैसे भी मैं बता रहा था, होम और होम के बाद जो क्लॉज इसमें जड़े हुए थे वो थे होते हैं सारे रिलेटिव क्लॉज। ये दो तरीके के होते हैं दोस्तों। कौन से? एक होता है डिफाइनिंग क्लॉज और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज में क्या होता है कि हमें जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको देना होता है, और जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं उसमें जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं, वो तो अपनी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उसकी उसको अगर हम ना दें इंफॉर्मेशन तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। लेकिन डिफाइनिंग क्लॉज में अगर हम एजेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ना देंगे तो हमारा वो क्लॉज अधूरा रहता है। यही अंतर है रिलेटिव क्लॉज के डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब इनको पहचानेंगे कैसे? एग्जाम में कैसे गलती कराएगा आपसे? देखिए, चार सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, और चार सेंटेंस नहीं है, केवल दो ही सेंटेंस हैं, लेकिन इनमें दो करेक्ट हैं और दो इनकरेक्ट हैं। जैसे मैंने आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ दोस्तों, ही रोट अ लेटर टू हिज ब्रदर हु इज अ टीचर। देखो, इस फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है मैंने उसने अपने भाई को लेटर लिखा जो कि एक टीचर है। अब जो हु इज अ टीचर, ये आपका क्या है? ये डिफाइनिंग क्लॉज है। उसके कई सारे भाई हैं, दो चार भाई हो सकते हैं, उसके दो चार भाई हैं, लेकिन उसने लेटर उस ब्रदर को लिखा है जो कि एक टीचर है। ये इसका मतलब डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। नॉन डिफाइनिंग नहीं, ये डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तभी उसको हम स्पेसिफाई कर पाएंगे। किसको? उस भाई को जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। चार भाई, मान लीजिए चार भाई हैं, और चार भाइयों में से वो उस भाई को लेटर लिख रहा है जो एक टीचर है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या कह रहा है। सेंटेंस ये भी ठीक है, फर्स्ट भी सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, सेकंड भी। ही रोट अ लेटर टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को एक पत्र लिखा। हु इज अ टीचर, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर इसमें कॉमा लगा हुआ है तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। इसमें क्या है?
आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है उसका एक ही भाई था और उसने उसको पत्र लिखा है। और ये कॉमा के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने भाई के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही रोट अ लेटर टू हिज मदर हु इज अ टीचर। अब देखिए ये थर्ड सेंटेंस इनकरेक्ट है। वो गलत कैसे है? ये देखिए कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसमें कॉमा ओमिटेड है। तो कॉमा नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो कह रहा है कि एजेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, हु इज अ टीचर। दोस्तों एक बात समझिए आप, किसी भी व्यक्ति की मदर तो एक ही होगी, मदर यूनिक है, तो उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहती है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है थर्ड सेंटेंस आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये आपका थर्ड सेंटेंस इनकरेक्ट। अब वही सेंटेंस थर्ड सेंटेंस को फोर्थ सेंटेंस में कैसे लिखा गया? ही रोट अ लेटर टू हिज मदर, उसने अपनी माँ को एक पत्र लिखा। हु इज अ टीचर, जो कि एक टीचर है। अब देखिए हम कॉमा के द्वारा हमें इस दोनों ही सेंटेंस को अलग किया गया। इसका मतलब ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। हु इज अ टीचर, उसकी माँ है जो है वो एक टीचर है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि हु इज अ टीचर, तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता, क्योंकि माँ तो एक ही होती है, यूनिक होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप जितना मैंने आपको बताया समझ पाए होंगे। आप इस तरह के कंसेप्ट पाने के लिए, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के कंसेप्ट प्राप्त होते रहे। उम्मीद करता हूँ आप सीख पाए होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, अपने एग्जाम को टारगेट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।